हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। बच्चों, आज की जो क्लास है उसमें हम करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंटीग्रल्स के। ठीक है, इंटीग्रल्स यानी कैलकुलस का एक पार्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो इसमें थोड़ा परेशान रहते हैं, तो उन लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा, अगर आप पूरा इंटीग्रेशन नहीं भी कर पा रहे हो, किसी वजह से नहीं कर पा रहे हो, बेटर तो ये कि आप पूरा जो मैंने आपको वन शॉट में ही बताया था और उसमें के अलावा जो डिटेल वीडियो है इंटीग्रल्स, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे उतना बेटर आपके लिए रहेगा। लेकिन अगर आप फिर भी ज़्यादा नहीं कर पा रहे हो किसी वजह से प्रैक्टिस, तो इस वीडियो के अंदर मैं जितने क्वेश्चन कराने वाला हूँ, अगर आप एटलीस्ट उतना भी समझ लेते हो तो भी इंटीग्रल्स, अगर मान लो मैं 7-8 नंबर का लेके चलूँगी, इंटीग्रल 7-8 नंबर का आएगा तो उसमें से 4-5 नंबर आपके डेफिनेटली आ जाएंगे। तो इसलिए ध्यान से समझना कंसेप्ट को और कोशिश करना कि जो मैं वीडियो में क्वेश्चन करा रहा हूँ ये ऑलरेडी मैंने गॉड क्लासेस ऐप पर अपलोड कर दिए हैं, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप वीडियो में जब आप देखोगे तो वीडियो को पॉज करो, पॉज करके पहले खुद ट्राई करने का कोशिश करो और उसके बाद फिर मेरे सॉल्यूशन से मैच करो। इस तरह प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आप ये क्वेश्चन कर पाओगे और जहाँ गलती होगी वहाँ से सीख भी पाओगे कि आपने यहाँ पर ये गलती करी थी इस स्टेप में, ताकि आप उसको आगे जाके सही कर सको। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके पास ये आता है। अब ये दोनों क्वेश्चन अगर आपने जो शॉर्ट ट्रिक वाली मेरी वीडियो देखी हो तो जिसने वीडियो देखी होगी ना, उसको मेरे को मतलब बताने की ज़रूरत नहीं है कि इसका आंसर क्या आने वाला है। तो मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि इस तरह के क्वेश्चंस के लिए वो शॉर्ट ट्रिक वाली वीडियो आप ज़रूर देख लो। ठीक है, उसका लिंक भी मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हो। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन का फॉर्मेट आ रहा है, जो फंक्शन यहाँ पर ऊपर होता है अगर वही फंक्शन आपके पास यहाँ नीचे आ गया, एक तो ये देखना होता है। दूसरा ये देखो कि जो लिमिट है इन दोनों को प्लस करके, 3 और 1 को प्लस करके इसमें से हम x माइनस करेंगे तो ये बन रहा है 4 माइनस एक्स। तो यहाँ पर देखो 4 माइनस एक्स ही आ रहा है, यहाँ भी क्यूब रूट है, यहाँ भी क्यूब रूट है, तो ये क्यूब रूट तो ऐसा कैसे रहना चाहिए, बस x जहाँ है उसकी जगह पर a प्लस बी माइनस एक्स बन जाना चाहिए। अगर ऐसा बनता है तो आपका आंसर उसमें क्या निकलता है, आंसर आता है a b माइनस ए, यानी जो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, यानी आंसर आ जाएगा इसका 1। और ऐसे सेम फॉर्मेट यहाँ पर भी बन रहा है। यहाँ पर आप देखो ऊपर log x है, नीचे log x आ गया, सेम हो गए, और नीचे लिमिट को आप प्लस करोगे 0 प्लस 1 तो 1 हुआ, और 1 में से x को माइनस कर रहे हैं हम, यानी सेम फॉर्मेट अप्लाई हो रहा है जो यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ से आप इसका इंटीग्रेशन करते हो तो आपके पास आ जाएगा यहाँ से 1 माइनस 0/2, यानी आंसर आ जाएगा 1/2। तो इसमें ऑप्शन बनेगा आपका सी। तो इस तरह बड़े आसानी से आप ये दोनों क्वेश्चन कर सकते हो MCQs में अगर आ जाते हैं तो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। 3 में कहता है कि log x की पावर 5 डिवाइडेड बाई x। अब यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी यूज़ करनी है जो सब्स्टिट्यूशन में हमने सीखी थी प्रॉपर्टी। उसमें क्या होता था कि अगर आपके पास कोई फंक्शन दिया हुआ है, अगर कोई फंक्शन आपके पास दिया हुआ है और उसका डेरिवेटिव इनटू में है, तो यहाँ पर इसकी पावर कितनी भी हो, इसमें आप जब इंटीग्रल करेंगे तो यहाँ पर आप लगा देंगे पावर फार्मूला, लेकिन इस फंक्शन का डेरिवेटिव साथ में होना चाहिए, ये कंडीशन थी। तो यहाँ पर आप देखो कि आपको जो log x की पावर 5 दिया है और यहाँ पर x दिया हुआ है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ log x की पावर 5 इंटू 1/x। तो इस प्रॉपर्टी को अगर आप यूज़ करोगे तो इसका log x का डेरिवेटिव 1/x यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप सीधा इसमें पावर रूल लगा दो, यानी log x की पावर 6 डिवाइडेड बाई 6 प्लस में c, ये आपका आंसर बनेगा, यानी ऑप्शन बनेगा आपका इसमें बी। ठीक है, अगर आप ऐसे नहीं करते हो तो फिर आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड करना पड़ेगा, log x को t पुट करना पड़ेगा, आंसर उससे भी वही आएगा, लेकिन 3-4 स्टेप उसमें बन जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट में यहाँ पर आता है पार्शियल फ्रैक्शन। अब पार्शियल फ्रैक्शन के लिए भी मैंने आप लोगों को एक शॉर्ट ट्रिक बता रखी है जिससे आप जल्दी से जल्दी इसको सॉल्व कर सकते हो। जो ये नंबर होता है हमारे पास, इसको हम ऐसे स्प्लिट करके ऐसे लिखते हैं a/x-2 एंड b/x-3। ठीक है, पीछे जो मैंने लिंक दिया ना, वो मैं पूरी प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा कैलकुलेशन ट्रिक वाली का, उससे आप देख के फटाफट ए बी की वैल्यू निकाल दोगे, इवन बिना कुछ कैलकुलेट करे भी निकाल दोगे। तो उसमें ए बी की वैल्यू निकालने के लिए हमें करना क्या होता है, जो ए के नीचे नंबर आ रहा है x-2, उसको 0 के बराबर पुट कर देंगे, x की वैल्यू वहाँ से मिल जाएगी आपको 2। अब इस 2 को आपको क्या करना है, लेफ्ट में पुट करना है, इसको छोड़ देना, x-2 को छोड़ देना है, क्योंकि इससे तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा ना भाई, इसको छोड़ देना, बाकी जगह x की जगह 2 पुट कर दो। तो यहाँ पर आया 2 माइनस 1, 1 आ गया, नीचे आया 2 माइनस 3, -1 आ गया। उन दोनों को सॉल्व करोगे तो a की वैल्यू आ गई -1। ऐसे आप b की वैल्यू निकाल सकते हो। यहाँ इसके नीचे x-3 है, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो ऊपर इसको छोड़कर बाकी जगह यहाँ पर पुट करो, 3 माइनस 1 2 आ गया, नीचे 3 माइनस 2 1 आ गया, यानी 2/1, b की वैल्यू आ गई 2। तो a की वैल्यू ये आ गई, b की वैल्यू ये आ गई। तो आंसर अब क्या बनेगा इसका, जब आप इंटीग्रल निकालोगे
ए की जगह रख दोगे -1/x-2 और बी की जगह रख दोगे 2/x-3। तो आंसर आ गया -log(x-2) प्लस में 2log(x-3) प्लस में सी। अब देखो यहाँ पर ऑप्शन क्या है आपके पास, -2log(x-2) इधर हो रहा, -log(x+2) दिया हुआ, यहाँ पर +2 क्यों दे दिया, ये +2 गलती से लिखा हुआ है, सब जगह प्लस 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 लिख दिया, होना चाहिए था माइनस। यहाँ पर सभी जगह लॉग में जो x+3 और x वो दे दिया, मतलब सब दोनों में आंसर में ना साइन गड़बड़ कर दिया है। तो आप इसके हिसाब से देखो, -log(x-2) और 2log(x-3), तो 2log(x-3) और -log(x-2) मतलब ये हमारा आंसर बनेगा, यहाँ पर ये माइनस आएगा, तो ये हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, वहाँ प्रिंटिंग में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, इसको ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर कहता है कि इसको इवेल्युएट करना है। देखिए, जब भी ये e की पावर x वाला क्वेश्चन आ जाता है, चाहे यहाँ पर एक ब्रैकेट हो चाहे यहाँ पर दो ब्रैकेट हो, आपको क्या करना है, e की पावर x में और e की पावर -x में से किसी एक को आपको चेंज कर लेना है, उसकी पावर को आपको प्लस कर लेना है या दोनों को माइनस कर लेना है। कोई एक फॉर्मेट रखना है, कुछ भी आप रख सकते हो। तो बेटर तो ये रहेगा कि हम प्लस में ही कर लें, इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं और इसको कर देते हैं e की पावर -x है, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं। अब इसका आप एलसीएम लेंगे, ये e की पावर x + 1 डिवाइडेड बाई e की पावर x आ गया। अब ये वाली जो टर्म है ये तो शिफ्ट कर दो आप ऊपर, और नीचे 1 + e की पावर x का बन गया होल स्क्वायर। अब जो ब्रैकेट के अंदर आ रहा है ना, इसका डेरिवेटिव आप देखो, इसका डेरिवेटिव आपको ऊपर मिल गया, तो आप इसको पुट कर दो। डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, इसको भी डायरेक्ट भी आप इसको कर सकते हो। ठीक है, आंसर इसका क्या बनेगा, -1/1 + e की पावर x। ये डायरेक्ट आंसर बनेगा। जिसको डायरेक्ट प्रॉपर्टी पता है डायरेक्ट कर दो, नहीं तो क्या करो, आप पुट कर दो 1 + e की पावर x को t। इसका डेरिवेटिव करेंगे, e की पावर x रहेगा dx = dt। तो e की पावर dx की जो वैल्यू है ये dt के बराबर हो गई, और नीचे आ गया आपके पास t का स्क्वायर। अब t स्क्वायर का अगर आप इंटीग्रेशन करते हो तो ये आ जाएगा -1/t प्लस में c। अब -1/t का मतलब हो गया -1/t की जगह आ गया 1 + e की पावर x प्लस में c। आंसर में यही आ रहा है आपके पास, और मैंने यहाँ इंटीग्रल लगा दिया, इंटीग्रल नहीं लगाना था, यहाँ पर माइनस ही आ जाएगा और ये dx तो हट जाएगा, मतलब ये हमारे पास सीधा आंसर आ जाएगा। तो आप डायरेक्टली भी ऐसे कर सकते हो आंसर को, और आप ऐसे भी कर सकते हो आंसर को। ठीक है, जैसा आप कंफर्टेबल फील करो वैसा करो, लेकिन गलत मत करना बस। यहाँ पर ये क्वेश्चन में दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई होते हैं, अगर वो आपस में मल्टीप्लाई होके इकट्ठा एक टर्म बन सकते हैं, ठीक है, या वो सेपरेट होकर अलग अलग चीज़ें बन सकती हैं, तो आप उसको सेपरेट करो। लेकिन ये आप यहाँ पर देखोगे कि x को आप इसकी, ये तो लॉग के आर्ग्यूमेंट है, तो इस x को आप इनके साथ मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकते हो। मतलब ये फंक्शन जैसा है लिखा हुआ है ऐसा ही लिखा रह जाएगा, इसके अलावा इसका कुछ और ऑप्शन नहीं है। तो हम इसमें फिर और क्या कर सकते हैं। अब जैसे क्वेश्चन में अगर मल्टीप्लाई दिया हुआ हो तो आपको उसमें कुछ भी और ना कर पाओ, तो वहाँ पर ज़्यादातर क्वेश्चंस में लगेगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। आपको मेथड्स को समझने की ज़रूरत है कि कब कौन सा मेथड लगेगा। मेथड की अंडरस्टैंडिंग होगी तो आप इंटीग्रेशन बड़े आराम से कर पाओगे। और मेथड की अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर आपको मेथड में कन्फ्यूज़न है तो उसके जो डिटेल वाला वीडियो ना, एक बार उसको फटाफट उसको 2 टाइम स्पीड करके ना उसको देख लेना, ताकि आपको मेथड आपको क्लियर हो जाए, उसके बाद आप क्वेश्चंस कर पाओगे। तो अब यहाँ पर मैं अगर इसको देखूँ आइलेट सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो ये फर्स्ट फंक्शन बनेगा और x बनेगा सेकेंड। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट से कहता है कि जो पहला फंक्शन है ना, उसको तो आप एज इट इज़ रहने दो, कुछ मत करो उसे, जैसा है वैसा का वैसे ही लिखो, log 1 + x²। और ये जो दूसरा फंक्शन आ रहा है इसका आप कर दो इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन करेंगे x²/2, फिर माइनस का साइन लगाओ। अब पहला जो फंक्शन है उसको हमने ऐसे के ऐसे ही रखा था, लेकिन ज़्यादा खुश मत होने दो उसे कि भैया तेरे साथ भी कुछ ना कुछ तो हम करेंगे ही, ऐसे थोड़ा ना छोड़ देंगे। तो उसके साथ क्या करना है आपको, अब डेरिवेटिव कर देना है। तो log का डेरिवेटिव करोगे तो आएगा 1/1 + x², लेकिन चेन रूल जब अप्लाई करोगे तो आपको x² का भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा, ये आ जाएगा 2x। तो ये तो हो गया डेरिवेटिव। फिर इनटू में क्या करते हैं, जो सेकंड वाला फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन यहाँ पर आपको लिखना है, और ये जो भी आपके पास फंक्शन आ रहा है इसका एक बार फिर से और इंटीग्रेशन हो जाएगा। इससे ये हो गया कैंसिल। अब आपके पास ये बन गया log 1 + x², और ये आ जाएगा x² / 2 माइनस
ये आ गया x इंटू एक्स स्क्वायर यानी एक्स क्यूब आ गया और नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। अब इसका अगर हम इंटीग्रेशन करने जाते हैं तो ऊपर डिग्री ज़्यादा आ गई। ऊपर वाला फंक्शन अगर डिग्री ज़्यादा आ जाती है तो डिग्री को आपको उसको रिड्यूस करना पड़ेगा। प्रॉपर रैशनल फंक्शन होना चाहिए इंटीग्रेशन करने के लिए हमेशा, चाहे मेथड आप कोई भी लगा रहे हो। तो यहाँ पर x की पावर 3 को आप डिवाइड कर लो एक्स स्क्वायर प्लस 1 से, तो यहाँ पर x आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स, साइन कर देंगे चेंज, तो ये क्वोशेंट आ गया, ये रिमाइंडर आ गया। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये वाला पोर्शन है, इसको कुछ नहीं छेड़ना है, इसको तो ऐसे कैसे लिख देना है आपको, ठीक है। फिर माइनस, अब इसको आप अलग अलग कर दो, ये हो गया x माइनस, ये माइनस और ये माइनस मिलकर बन जाएंगे प्लस, ठीक है। अलग अलग कर दिया तो साइन भी चेंज कर दो। अब देखो यहाँ पर नीचे वाला जो फंक्शन है ना, उसका अगर हम डेरिवेटिव करते हैं तो उसका डेरिवेटिव करने पर बनता है 2x, लेकिन ऊपर x तो दिया हुआ है, बस 2 नहीं है। तो कांस्टेंट अगर परेशान कर रहा है तो उससे हमें कोई परेशानी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि उसको तो हम एडजस्ट कर देंगे। फंक्शन जो है ना वो परेशान करता है हमें, कांस्टेंट बेचारा कुछ नहीं करेगा आपको। तो आपको क्या करना है, कांस्टेंट अगर यहाँ पर नहीं है तो आप कांस्टेंट को ले आओ मल्टीप्लाई करके, लेकिन मल्टीप्लाई करा है तो उसको बैलेंस भी कर देना, ये चीज़ ध्यान रखना। कहीं बस मल्टीप्लाई कर दो, अपना काम निकाल लो। इक्वेशन में कोई चेंज नहीं रहना चाहिए। अगर आपने कुछ मल्टीप्लाई करा है तो उसको डिवाइड भी करना है, ठीक है, पूरा न्याय करना है। डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो आंसर क्या बनेगा, ये वाली टर्म है, चाहे तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं एक्स स्क्वायर बाय 2, थोड़ा सा स्टैंडर्ड वे में। इसका इंटीग्रेशन करेंगे, एक्स स्क्वायर बाय 2 आ गया, यह आ जाएगा log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि नीचे वाले का जब डेरिवेटिव एग्जैक्ट ऊपर आ जाता है तो आंसर आ जाता है सीधा log में, log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में c। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए ये क्वेश्चन मैंने कोशिश करी है कि अलग अलग टाइप के मैं इसमें ले लूँ। कुछ हो सकता है कि क्वेश्चन ऐसे भी हों जो आपने वन शॉट में भी करे हों, लेकिन उनको आप पॉज करके खुद करके देखना कि आपने वन शॉट कितने ध्यान से देखा था, ठीक है। अब यहाँ पर अगर डिनोमिनेटर में रूट वाला फंक्शन आ जाता है तो उसमें सबसे पहला काम, हमेशा कुछ सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, सबसे पहला काम आपको ये करना है कि रेशनलाइज कर दो। ऐसे दो फंक्शन आ जाए, चाहे यहाँ पर बीच में प्लस हो जाए चाहे बीच में माइनस हो, तो आप जब इसको रेशनलाइज करेंगे तो बीच का जो साइन है उसको आप कर देंगे चेंज। यहाँ जो प्लस का साइन है इसको आप कर देंगे चेंज, ये आ जाएगा x प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय x प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी। अब ऊपर तो आपको कुछ नहीं करना, ऊपर तो 1 से इसको इंटू करेंगे, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, ये रहेगा x प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी। नीचे आपके पास a प्लस बी, ए माइनस बी की आइडेंटिटी बन जाएगी, तो a का स्क्वायर करेंगे, ये प्लस रूट के बाहर है, रूट के अंदर नहीं है, ठीक है। x प्लस ए आ गया, फिर माइनस का साइन और यहाँ पर आ गया x प्लस बी, ये a का स्क्वायर हो गया और ये b का स्क्वायर हो गया। इसकी जब आप ब्रैकेट खोलेंगे तो इस x से x हो जाएगा कैंसिल, यहाँ बचेगा a माइनस बी, तो a माइनस बी कॉन्स्टेंट है, x तो है नहीं ना उसके अंदर, तो a माइनस बी को आप निकाल दो बाहर, ऐसे आ गया, अंदर आ गया रूट x प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी। अब इसको आप कर दो इंटीग्रेट। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो जैसे आप रूट एक्स को इंटीग्रेट करते हो वैसे ही करना है, तो x प्लस ए की पावर 3/2 और यहाँ पर आ जाएगा 2/3, ऐसे यहाँ पर आ जाएगा ये 2/3 और x प्लस बी की पावर 3/2। x का कोई कोफिशिएंट है नहीं, 1 है, तो उसको लिखने की ज़रूरत है नहीं, इस 2/3 को आप बाहर निकाल दो, तो 2/3 a माइनस बी, अंदर आ गया x प्लस ए, इसकी पावर 3/2 माइनस एक्स प्लस बी, फिर इसकी पावर 3/2 प्लस में c। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ आपको 1/√x प्लस एक्स। तो यहाँ पर देखो रूट एक्स प्लस एक्स है, अगर यहाँ पर ऐसे होता x की पावर 1/3 प्लस एक्स या माइनस एक्स बीच में होता, मतलब दोनों टर्म x में है, पावर दोनों की डिफरेंट है, हो सकता है दोनों की पावर भी फ्रैक्शन में हो, एक में x की पावर 1/2 आ जाए, एक में x की पावर 1/3 आ जाए, तो कैसा भी आ जाए, किसी मतलब पावर उसकी कैसे भी हो, टाइप अगर ये है आपके पास, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, पहले इन दोनों में से जो x की पावर छोटी है उसको कॉमन निकाल देना है, उसके बाद फिर देखेंगे क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम होता है। तो हमने यहाँ से रूट एक्स कॉमन निकाला, तो रूट एक्स अगर आप कॉमन निकालोगे तो यहाँ तो 1 रह जाएगा, और x में से अगर आपने रूट एक्स कॉमन निकाल दिया तो रूट एक्स ही बचेगा,
अब फ़ायदा क्या हुआ इससे हमें कि जो ये ब्रैकेट के अंदर आ रहा है ना 1 प्लस रूट एक्स, इसको आप टी पुट कर दो। क्यों कर दो? क्योंकि जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो उसमें डिवाइड में रूट एक्स आता है। कैसे? देखो, पुट करो 1 प्लस रूट एक्स को हमने टी पुट करा तो 1 का डेरिवेटिव तो 0 हो गया, रूट एक्स का हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, तो dx की वैल्यू बन जाएगी 2 रूट एक्स डी टी। अब इस वैल्यू को जब आप यहाँ पर पुट करोगे 2 रूट एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई रूट एक्स, और ये तो हमने मान लिया था t, तो इस रूट एक्स से रूट एक्स हो जाएगा कैंसिल, इस 2 को आप कर देंगे बाहर, यहाँ पर आ जाएगा 1/t डी टी। अब 1/t को अगर आप इंटीग्रेट करते हो तो log t आ जाएगा, तो ये आ जाएगा log t प्लस में c, और t की जगह आप वैल्यू डाल दोगे रूट एक्स प्लस 1 प्लस में c। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें एक फंक्शन रूट के बाहर है, एक फंक्शन रूट के अंदर है। तो जो रूट के अंदर जो फंक्शन है उसका मतलब पावर 1/2 हो गई, तो वहाँ पावर 1/2 हो, 1/3 हो, 3/2 हो, मतलब पावर अगर फ्रैक्शन में है तो आप उसी को उठा के पहले टी पुट करो, उसको सिंप्लीफाई करो। ठीक है, टाइम वाइज ध्यान रखोगे तो बड़े आराम से कर लोगे। x प्लस 2 को आपने टी पुट करा, रूट को इसमें लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि रूट का डेरिवेटिव करने पर 1/2 रूट एक्स आएगा और वो क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो इसलिए कोई फ़ायदा नहीं। तो x का डेरिवेटिव करेंगे 1, 2 का आ जाएगा 0, तो 1 इंटू में dx, यानी dx और dt दोनों बराबर हो गए, तो ये आ गया हमारे पास x रूट t और dx की जगह रख दो dt। अब आपने क्वेश्चन को x से t में तो कन्वर्ट कर दिया, लेकिन सारी टर्म्स अभी t में कन्वर्ट नहीं हुई है। कौन कौन सी रह गई? ये वाली टर्म रह गई है, तो इसको t में कहाँ से कन्वर्ट करोगे? जहाँ पर आप पुट करते हो ना, हमेशा वहीं से ही कन्वर्ट करना होता है। तो आप 2 को उधर लेके जाओगे तो यह जाएगा t माइनस 2, तो x की जगह आ गया t माइनस 2 इंटू में रूट टी डी टी। अब रूट टी को t से मल्टीप्लाई कर दोगे तो t की पावर 3/2 माइनस 2 रूट टी। अब यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो पावर रूल लगाओगे, t की पावर 5/2, यहाँ आ जाएगा 2/5 माइनस 2, t की पावर 3/2, इधर आ जाएगा 2/3, तो 2/5 और t की जगह आप पुट कर देंगे x प्लस 2, इसकी पावर 5/2, यहाँ आ जाएगा 4/3 x प्लस 2, इसकी पावर 3/2 प्लस में c। ये हमारा आंसर बनेगा। इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ 3 की पावर 3x है, फिर इंटू में 3x है, तो यहाँ पर स्टार्टिंग वाला जो आपको टर्म दे रखी है उसमें 3 की पावर 3x है, 3 की पावर x नहीं है, खाली 3 की पावर 3x है, तो वो जो 3x है ना वो परेशान कर रहा है, तो वो परेशान कर रहा है तो पहले उसी को हटाओ। हटाएंगे, हटाने का मतलब क्या? पुट कर दो 3 की पावर x इक्वल्स टू टी। अब 3 की पावर x को अगर आप इंटीग्रेट करते हो, डिफ्रेंशिएट करते हो, तो आता है 3 की पावर x इंटू में log 3, इधर आ जाएगा dx इज इक्वल्स टू dt। तो dx की वैल्यू क्या बन जाएगी? dt अपॉन में 3 की पावर x log 3। अब 3 की पावर x को आपने t मान लिया था, तो यहाँ पर आप t भी पुट कर सकते हो ऐसे, dt अपॉन में t इंटू log 3। तो अब आ जाओ क्वेश्चन पे। अब ये बन गया क्वेश्चन आपके पास, ये 3 ऐसे कैसे रहेगा? यहाँ जो पावर में 3x था उसकी जगह हमने ले लिया था t। ये जो 3 की पावर x है इसको भी आप t लिख लो, और dx की जगह आ गया आपके पास dt अपॉन t log 3। तो ये वाला t तो हो गया इससे कैंसिल, log 3 बचा, इसमें कोई x कोई t कुछ नहीं है, तो मतलब ये कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट है तो इसको बाहर लाओ। अंदर रह गया 3 की पावर t इंटू में dt। अब 3 की पावर t मतलब जैसे a की पावर x को आप इंटीग्रेट करते हो वैसे इसको इंटीग्रेट कर देना है, तो इसको 1/log 3 तो ऐसे कैसे रखेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा 3 की पावर t, इसमें डिवाइड में आ जाता है, डिफरेंशिएशन में log वाली टर्म मल्टीप्लाई में आ जाती है और इंटीग्रेशन में log वाली टर्म डिवाइड में आ जाती है, बस इतना फ़र्क होता है इसमें। तो ऊपर आ जाएगा 3 की पावर x और नीचे log 3 मतलब log 3 का होल स्क्वायर प्लस में c। ये बन गया हमारा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 11th। अभी क्वेश्चन को अगर आप ऐसे देखोगे तो ऐसा लगेगा कि क्या क्या बवाल दे दिया ये, ठीक है। अब ये बड़ा भयंकर सा क्वेश्चन दे दिया, लेकिन अगर आपने कंसेप्ट वाइज थोड़ा ढंग से समझा होगा तो आप बड़े आसानी से इसको पता लगा लोगे आपको करना क्या है। हमेशा हर क्वेश्चन में अगर कोई सिंप्लीफाई हो रहा है तो ठीक है, तो आपको पुट करना होता है,
पुट कैसे करते हैं हम देखते हैं कि पहले कि भाई डेरिवेटिव किसी का दिया है नहीं दिया, या कोई पावर फ्रैक्शन में तो नहीं है, इस तरीके से हम देखते हैं। तो आप जब डेरिवेटिव चेक करते हो तो हमेशा डिनोमिनेटर को पहले चेक करो कि इसके डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या बनेगा। तो डिनोमिनेटर में देखो a की पावर x है, इसका डेरिवेटिव करते हैं तो a की पावर x इंटू में log a आता है। तो a की पावर x तो यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन पावर में साथ में -1 भी है, थोड़ा सा भी कमी है। और x की पावर a जो है उसका डेरिवेटिव करते हैं तो a आगे आ जाता है और x की पावर a -1 होगी। तो a यहाँ पर भी गड़बड़ कर रहा है, a यहाँ पर भी गड़बड़ कर रहा है, बस a का ही तो फर्क आ रहा है ना। तो हम क्या करते हैं, अब या तो आप इसको डायरेक्टली टी पुट कर लो, तो हम इसको टी ही पुट कर लेते हैं। तो a की पावर x का डेरिवेटिव करेंगे तो a की पावर x log a आ गया, और इसका करेंगे तो a आगे आ जाएगा x की पावर a -1 और dx आ गया इक्वल्स टू dt। अब जो ऊपर टर्म दे रखी है ना उसमें ये वाला a नहीं है और यहाँ पावर में -1 आ रहा है, तो हम क्या करते हैं यहाँ से a कॉमन निकाल देते हैं। तो a अगर आप कॉमन निकालोगे तो यहाँ तो a है नहीं, तो a की पावर x है, तो a की पावर x में से अगर हम a की पावर 1 कॉमन निकाल देंगे, कॉमन निकालने का मतलब क्या होता है, पावर को माइनस करते हो। तो यहाँ पर जब आप 1 कॉमन निकाल रहे हो तो आप a की पावर x में से a की पावर -1 कर रहे हो, और यहाँ से ये बाहर निकल ही गया। अब देखो, अब जो ये ब्रैकेट के अंदर आ रहा है ये सारा सेम आ गया आपका, इनटू में dx हो गया। इसकी वैल्यू निकालेंगे तो इस a को बस नीचे लेके जाना है आपको, a की पावर x -1 इंटू लॉग a प्लस x की पावर a -1 इंटू dx, इसकी वैल्यू आ गई dt अपॉन में a। तो ये सारी टर्म खत्म कर दो, इसकी जगह आ जाएगा dt अपॉन में a, और नीचे वाले ये वाली जो टर्म थी हमने ये मान ली थी t। अब इस a कांस्टेंट है, इसको बाहर निकालो तो ये ऐसे आ गया 1 अपॉन में t dt, और 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन हो जाएगा log t। अब t की जगह आपको ये पुट कर देना है, तो आंसर बन गया 1 अपॉन a की पावर x प्लस x की पावर a, log भी तो आएगा यहाँ पर, प्लस में c। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। यहाँ पर इसको इवेल्युएट करना है, पार्शियल फ्रैक्शन है तो आप इसको पुट करेंगे 3x - 2 अपॉन x प्लस 1 x -2 का होल स्क्वायर। तो इसको कैसे स्प्लिट करते हैं, a अपॉन x प्लस 1 b अपॉन, ये वाली टर्म स्क्वायर में है तो इसको एक बार ऐसे लिखेंगे x -2 और c अपॉन में x -2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर जो a b c की वैल्यू निकालनी है उसका भी मैंने आपको डायरेक्ट तरीका भी बताया हुआ, छोटा तरीका भी बताया हुआ है। अब उससे कंफर्टेबल हो तो उससे करो, अगर उससे कंफर्टेबल नहीं है तो भाई रेगुलर मेथड करो, वो आपको ऑलरेडी मैं पिछले वीडियोज़ में बता ही चुका हूँ। तो अब शॉर्ट मेथड है, उसके हिसाब से क्या होगा, आप पहले a की वैल्यू इसमें से निकालो। a की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर x प्लस 1 है तो x की वैल्यू निकलेगी यहाँ से -1, तो यहाँ पर इसको छोड़ दो और जहाँ जहाँ x आ रहा है -1 पुट करो। तो यहाँ ऊपर करेंगे तो -3 और -2 -5 बनेगा, नीचे -1 और -2 -3 हो गया, और -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। तो a की वैल्यू तो आ गई -5 अपॉन 9। उसके बाद फिर आप b की वैल्यू डायरेक्टली ऐसे नहीं निकाल सकते हो क्योंकि यहाँ x -2 है और यहाँ x -2 का स्क्वायर है। हाँ, आप c की निकाल सकते हो क्योंकि उसका डिनोमिनेटर और ये वाली टर्म दोनों आपस में सेम है। तो आप पहले c की वैल्यू निकालो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ से अगर आप वैल्यू निकालोगे x की तो आएगी 2, तो आप 2 को पुट करोगे यहाँ पर, इसको छोड़ देना, इसमें नहीं करना। तो 2 3 जा 6, 6 - 2 4 आ गया, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 2 प्लस में 1 3, इसमें तो आपको करना ही नहीं। तो a की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई, अब रह गया b की वैल्यू। अब b की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करो, इस पूरी इक्वेशन में आप x की जगह पर कोई ऐसी वैल्यू पुट कर दो जिससे आपको कैलकुलेट करना आसान रहे। तो मान लो हमने पुट कर दिया यहाँ पर x की जगह 0। अभी जो पुट करते हैं ये पूरी इक्वेशन में करना है आपको, बस डिनोमिनेटर 0 नहीं बनना चाहिए, ये चीज़ का ध्यान रखना। बाकी वैल्यू आप कुछ भी पुट कर सकते हो, 1 करना चाहो 1 भी कर सकते हो, -1 करना चाहो -1 भी कर सकते हो, लेकिन डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। बस x को अगर 0 पुट करते हैं यहाँ पर तो ये आ गया -2, यहाँ करेंगे 0 प्लस 1 1 आ गया, यहाँ करेंगे 0 -2 -2 और -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ गया। यहाँ पर a है, a की वैल्यू -5 अपॉन 9 है, यहाँ करेंगे 0 प्लस 1 तो 1 ही रहेगा। b की वैल्यू तो हम निकाल रहे हैं अभी,
यहाँ आ गया 0 -2 आ गया, c की वैल्यू है 4/3 और 0 -2 आ गया, -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ गया, इससे ये हो गया कैंसिल। यहाँ से आ गया -1/2, ये -5/9 है, इधर आ जाएगा +5/9 और यहाँ से -1/3। इसका एलसीएम ले लेते हैं, 9 2 18 एलसीएम आ जाएगा, 3 6 18, तो 10 - 9 1 1 - 6 -5, टू से कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस ये भी, ये माइनस को यहाँ लाओगे मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस हो जाएगा, तो b की वैल्यू बनेगी 5/9। तो आपके पास अब तीनों की वैल्यू आ चुकी है, a और c की वैल्यू तो बड़े आराम से निकल गई, बस b में थोड़ा सा काम करना है, लेकिन जो हम रेगुलर मेथड यूज़ करते हैं उसमें तो तीनों की वैल्यू के लिए हम यही काम करते हैं, तो इसलिए बेटर है कि आप ये वाला मेथड यूज़ करो। अब a b c की वैल्यू निकल गई तो इंटीग्रेशन क्या बना, a की जगह रख दिया हमने -5/9 x + 1, b की जगह आ जाएगा 5/9 x - 2 और c की जगह आ जाएगा, c की जगह क्या आएगा 4/3 x - 2 का स्क्वायर। अब इंटीग्रेशन आप तीनों का डायरेक्टली निकाल सकते हो, ये -5/9 तो कांस्टेंट है, ये आ जाएगा log ऑफ x + 1। अब यहाँ पर x का कोई कोफिशिएंट भी नहीं है जिससे हमें डिवाइड करना पड़े, यहाँ आ जाएगा 5/9 log ऑफ x - 2, इधर आ जाएगा -4/3 x - 2 प्लस में c। बस आप यहाँ से ये काम कर सकते हो, इन दोनों को इकट्ठा कर सकते हो, 5/9 कॉमन लाके ये आ जाएगा -log x + 1 log x - 2 -4/3 x - 2। अब यहाँ से आप इनको इकट्ठा करो, 5/9 log x - 2 x + 1, ये बन जाएगा इसका फाइनल आंसर। थर्टीन्थ, देखिए इस तरह का जब क्वेश्चन आप करोगे जिसमें बाहर x है और अंदर x की पावर n है या x की पावर 2 है या x की पावर 7 है, कुछ भी नंबर दे रखा हो, इसमें बेटर तरीका ये रहता है कि आप पहले इसकी पावर एक कम कर लो, अगर 7 है तो 6 कर लो, 5 है तो 4 कर लो, नहीं जो पावर एक कम करके इसको मल्टीप्लाई कर दो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को, तो ये बना मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x की पावर n - 1। तो ऊपर आ गया आपके पास x की पावर n - 1, नीचे x की पावर n - 1 और एक x यहाँ पर ऑलरेडी आपको दिया हुआ है और ये x की पावर n + 1। तो नीचे x की पावर n - 1 को जब आप x से मल्टीप्लाई करोगे तो x की पावर n बचेगा। अब इसको हम करने का पर्पस ये होता है कि जो यहाँ पर टर्म बनी है ना उसका डेरिवेटिव आपको ऊपर मिल जाता है, तो अब आप इसको t पुट कर दो, तो ये आ जाएगा n x की पावर n - 1 dx = dt। तो x की पावर n - 1 dx की वैल्यू आप निकालोगे तो ये बन जाएगी dt/n। तो ये n तो कांस्टेंट है, इसको तो आप बाहर ही ला के लिख देना, ऊपर रहना गया 1/t इंटू में t + 1। अब यहाँ पर t और t + 1 यानी कंसेक्यूटिव नंबर आ रहे हैं, जब भी नीचे डिनोमिनेटर में फैक्टर कंसेक्यूटिव हो, चाहे कैसे भी हो लेकिन कंसेक्यूटिव होने चाहिए, तो आपको पार्शियल फ्रैक्शन का प्रॉपर मेथड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई a की वैल्यू b की वैल्यू कुछ निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा सीधा इसको कैसे लिख सकते हो, 1/n, आप लिखो 1/t - 1/t + 1। जो दोनों में से छोटा नंबर है उसको यहाँ नीचे पहले रखना है और जो दोनों में से बड़ा नंबर है उसको बाद में रखना है। अब आप सीधा इनका इंटीग्रेशन निकाल सकते हो, 1/n log ऑफ t माइनस log ऑफ t + 1। अब इनको इकट्ठा करो, log ऑफ t + 1 t।
अब t की जगह बस आपको क्या करना है, t की जगह आपको x की पावर n पुट कर देनी है, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा 1/n log x की पावर n प्लस 1 में x की पावर n प्लस c। अगर हम इस वाले क्वेश्चन पे चलें तो यहाँ पर आपको देखो ब्रैकेट के बाहर x है, अंदर log x का स्क्वायर है, 3 log x है, प्लस में 2 है, यानी अंदर जो टर्म दे रखी है ना आपको एक क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में बन रही है, लेकिन वहाँ x नहीं है, log x है। तो वो इसलिए दिया हुआ है क्योंकि log x का डेरिवेटिव 1/x होता है और 1/x को आपको यहाँ मल्टीप्लाई में इसने दिया हुआ है। तो आप इस क्वेश्चन में क्या करोगे, आप पहले स्टेप पे आप पुट कर दोगे log x को t, क्योंकि इसका डेरिवेटिव 1/x ये क्वेश्चन में ऑलरेडी अवेलेबल है, यानी dx की वैल्यू आप निकालोगे तो x इंटू में dt, तो dx की जगह तो आ गया x इंटू में dt, नीचे आ गया x, log x को आपने t पुट किया था तो t स्क्वायर माइनस 3t प्लस में 2, x से x कैंसिल, नीचे वाले का फैक्टर आप बनाओ तो फैक्टर में एक आ जाएगा t माइनस 2 और दूसरा आ जाएगा t माइनस 1। अब यहाँ पर जो t माइनस 2 और t माइनस 1 आ रहे हैं ये भी तो कंसेक्यूटिव नंबर ही है, तो इसमें भी आप यही वाला फॉर्मेट लगा दो। अब ये देखो t माइनस 2 और t माइनस 1 में से छोटा कौन सा है, तो आप t माइनस 2 छोटा है, अब माइनस साइन के साथ देखना, ठीक है, t माइनस 2, ये मत देखना ये 2 है और ये 1 है, तो ये छोटा है, t माइनस 2 छोटा है, तो ये बनेगा आपके पास 1/t माइनस 2 और 1/t माइनस 1। इसको इंटीग्रेट करोगे ये आ जाएगा log ऑफ t माइनस 2 log ऑफ t माइनस 1 प्लस में c, इसको कर दो आप इकट्ठा और t की जगह आप पुट कर दो log x, तो ऊपर आ जाएगा log x माइनस 2, नीचे आ जाएगा log x माइनस 1 प्लस में c। फिफ्टींथ क्वेश्चन में कहता है x इंटू में e की पावर 3x। अब यहाँ पर भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अब इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते हो, तो आप इसमें क्या करोगे, इसमें लगाओगे आप बाई पार्ट्स। अब बाई पार्ट्स आप लगाओगे तो इसमें एक्सपोनेंशियल को सेकंड रखेंगे और x को फर्स्ट रखेंगे, तो आपको क्या करना है, x एज इट इज़ रखना है और सेकंड वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन कर देना है, माइनस पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करना है, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, अब आप करेंगे x इंटू में e की पावर 3x/3। अब इसका फिर से एक बार दोबारा इंटीग्रेशन करना है, तो e की पावर 3x का e की पावर 3x ही रहेगा डिवाइडेड बाय 3, लेकिन एक 3 तो यहाँ ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो ये आंसर बनेगा e की पावर 3x/3 माइनस e की पावर 3x/9। तो आप यहीं पर ही अपने आंसर को छोड़ सकते हो। अब यहाँ पर log x है, अब log x खाली log x और कुछ है ही नहीं इसके साथ में, तो हम क्या करेंगे, इसके साथ कुछ बना लेंगे, क्योंकि log x का इंटीग्रेशन हमें डायरेक्टली नहीं पता। अब इसमें सब्स्टिट्यूशन भी नहीं लगा सकते, कुछ और साथ में है ही नहीं, बाय पार्ट्स का तो एक केस ही नहीं है, सॉरी बाय पार्शियल फ्रैक्शन का तो एक केस ही नहीं है, तो ये करना पड़ेगा हमें बाय पार्ट से। लेकिन बाय पार्ट से करने के लिए भी दो फंक्शन होने चाहिए, तो दूसरा फंक्शन हम खुद बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, अगर किसी क्वेश्चन में ऐसे दिया हुआ है log x, तो आप कर दो इंटू में 1। अब ये 1 बन गया आपके पास एक एल्जेब्रिक फंक्शन, तो log फंक्शन को आप रखेंगे फर्स्ट और इसको रखेंगे सेकंड। तो बाय पार्ट्स के अकॉर्डिंग जाएंगे तो फर्स्ट log फंक्शन एज इट इज़, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव और सेकंड वाले का इंटीग्रेशन, इससे कैंसिल, तो ये आ जाएगा x log x, यहाँ पर 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन आ गया माइनस x। तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हो या x आप कॉमन निकाल सकते हो, ऐसे भी आपका आंसर रह सकता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये जो 17 क्वेश्चन है इसमें दिया हो x माइनस 1 और नीचे x स्क्वायर दिया इंटू में e की पावर x। तो जब भी इंटू में से e की पावर x हो और ऊपर आपको जो इसके साथ में मल्टीप्लाई में कुछ ऐसे फंक्शन दे रखे हैं जिसमें आप डायरेक्टली तो आप कुछ लगा नहीं सकते इसमें, तो इसमें आपके पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की जो स्पेशल प्रॉपर्टी है, और मुझे लगता है कि इसका क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है बाय पार्ट्स की जो स्पेशल प्रॉपर्टी है। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है f(x) और साथ में उसका डेरिवेटिव भी दिया हुआ है,
और इनटू में e की पावर x है। तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर सीधा बन जाता है fx इंटू में e की पावर x प्लस में c। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अगर e की पावर x साथ में मल्टीप्लाई में दिया है पूरे फंक्शन के साथ और यहाँ पर कुछ और नहीं बनता, डायरेक्टली कुछ नहीं हो रहा, ना सब्स्टिट्यूशन से कुछ हो रहा है ना पार्शियल फ्रैक्शन से कुछ हो रहा है, बाय पार्ट्स भी आप लगाओगे तो फिर यहाँ पर लंबा पड़ेगा। तो ऐसे में आप ये हमेशा यही ट्राई करो कि ये वाली प्रॉपर्टी बनती है नहीं बनती है। तो ये प्रॉपर्टी बनाने के लिए आपको डिनोमिनेटर को फॉलो करना है। डिनोमिनेटर आप सेपरेट कर दो। तो डिनोमिनेटर आप सेपरेट करोगे तो ये बन जाएगा x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इससे कैंसिल हुआ, ये आ गया 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन आप करते हो तो ये बन जाएगा लॉग ऑफ एक्स, और सॉरी अलग अलग तो करना ही नहीं है इसको। अब हमारे पास ये जो प्रॉपर्टी ना वो ये वाली बन गई, ये वाली प्रॉपर्टी बन गई कि अगर आप देखोगे 1/x का जो डेरिवेटिव आप करोगे तो माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है। तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव आपको साथ में दे दिया, इंटू में e की पावर x दे दिया, तो यानी ये प्रॉपर्टी आप लगाओगे तो आंसर बनेगा 1 अपॉन एक्स इंटू में e की पावर x प्लस में c। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। अब प्रॉपर्टीज वाले जो क्वेश्चन आप करोगे जिसमें मॉड आ जाता है, तो मॉड वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना चाहिए, मॉड वाले क्वेश्चन में आपको इसको लिमिट को सेपरेट करना है, दो लिमिट में कन्वर्ट कर देना, 2 या 3 जितनी भी बन सकती है। उसके लिए क्या कैसे करते हैं, जो मॉड के अंदर आपको दिया होगा ना x माइनस 2, उसको आप 0 पुट करो तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 2। यानी जो लिमिट थी 0 से लेकर 4 तक, ये वैल्यू इसके बीच में आनी चाहिए कहीं, अगर नहीं आ रही तो फिर नहीं लेंगे, ज़रूरी नहीं है कि आए हर क्वेश्चन में, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर जो 0 to 4 थी ना, उसको 2 लिमिट में इसने कन्वर्ट कर दिया, तो ये बन गया 0 to 2 और दूसरा बन गया 2 to 4। अब आपको देखना है कि भाई इसके लिए फंक्शन ये मोड हटाकर हमें प्लस माइनस करना है फंक्शन को, तो आपको ये देखना है कि माइनस किस में आएगा और प्लस किस में आएगा। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप ये देख सकते हो कि भाई 2 और 4 के बीच में अगर कोई वैल्यू हम डालें, जैसे 3 डालें, 3 को डालने से ये हमारे पास जो फंक्शन आ रहा है ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, मोड को नहीं देखना है, ठीक है। मोड के अंदर जो फंक्शन है बस उसको देखना है। तो 3 माइनस 2 करोगे 1 आएगा, मतलब पॉजिटिव आएगा, तो इस वाले इंटीग्रेशन में पॉजिटिव आएगा। अगर आप यहाँ से देखते हो 0 और 2 के बीच में, तो मान लो आपने ले लिया 1, तो 1 में यहाँ पुट करूँगा तो 1 माइनस 2 तो माइनस में आ गया। या फिर आप सीधा इसमें वेविकर मेथड भी फॉलो कर सकते हो, एक ही फैक्टर है हमारे पास और पॉजिटिव फैक्टर है, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव आएगा, फिर साइन चेंज कर देंगे नेगेटिव आएगा। तो दोनों तरीके से आप इसको चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर आप लगा दो माइनस x माइनस 2 dx, यहाँ पर लगा दो आप प्लस। अब इसको आप इंटीग्रेट करो माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 और माइनस 2 का आ जाएगा माइनस 2x, लिमिट आ गई 0 to 2। इंटीग्रेशन तो इसका भी सेम ही रहेगा, लिमिट आ जाएगी 2 to 4। तो अब यहाँ पर पुट करोगे 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4/2 यानी 2 आ गया, ये 4 हो गया। 0 पुट करोगे दोनों में तो 0 ही आएगा। यहाँ 4 का स्क्वायर 16/2 8 हो गया, ये -8 हो गया। फिर माइनस का साइन, 2 पुट करोगे तो 4/2 यानी 2 आ गया, -4 आ गया। यहाँ से देखो 2 माइनस 4 -2 आएगा, लेकिन ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो प्लस हो गया, इससे ही कैंसिल हो गया। फिर यहाँ देखो ये -2 आएगा और यहाँ पर माइनस है तो माइनस माइनस फिर से प्लस हो गया, तो आंसर आ गया आपका 4। अब मोड वाले क्वेश्चन में अगर सीधा सीधा फंक्शन देने की बजाय, मतलब लीनियर फंक्शन देने के बजाय कुछ इस तरह से दे दिया जाए, तो आपको स्टार्ट वैसे ही करना है। यहाँ पर भी आप इसको पुट करो, आप एक्स स्क्वायर माइनस 2x को 0 पुट करो, x कॉमन निकाल दो। तो x की यहाँ से आपको 2 वैल्यू मिल गई, एक तो 0 मिल गई और एक 2 मिल गई। अब जो लिमिट आपको दे रखी थी वो 1 से 3 तक दे रखी है, तो 1 से 3 के बीच में 0 तो नहीं आएगा, तो इस 0 को हम छोड़ देंगे, हम सिर्फ 2 को कंसीडर करेंगे, ठीक है। सिर्फ 2 को कंसीडर करना। अब देखो कि फिर यहाँ पर मोड को आपको हटाना है, तो लिमिट आएगी 1 to 2 और 2 to 3। अब इनके बीच में आप कोई वैल्यू लोगे 2 3 के बीच में से 2.5 आ गई, तो 2.5 आप यहाँ पर चेक करो, ठीक है। यहाँ की बजाय यहाँ चेक करो, आपको साइन पता लगाना है बस। 2.5 यहाँ करोगे, 2.5 यहाँ करोगे तो पॉजिटिव आएगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अगला वाला नेगेटिव आएगा। अब वे भी करो से हमें पता है कि अगला नेगेटिव आएगा, चेक करना चाहो चेक भी कर सकते हो कि 1.5 आप यहाँ रख के देखोगे
1.5 माइनस 2, तो यहाँ नेगेटिव हो जाएगा। तो पहले में प्लस आएगा, इसमें माइनस आएगा, तो यहाँ लिख देंगे माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और ये वाला आ जाएगा प्लस। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं कि हर बार की पहला माइनस ही आएगा, ये चीज़ ध्यान रखना। हमारे दोनों क्वेश्चनों में पहले माइनस आया फिर प्लस आया, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, चेक कर लेना सही से। अब इंटीग्रेशन करो, x³ माइनस 2x स्क्वायर बाई 2, लिमिट आ गई 1 to 2, और बाहर इसके माइनस का साइन, x³ माइनस 2x स्क्वायर बाई 2, लिमिट आ गई 2 to 3, इसको छोड़ दो, काट दो। अब यहाँ पर पुट करोगे तो 2 का क्यूब करेंगे आ जाएगा 8/3, 2 का स्क्वायर करोगे 4, फिर माइनस का साइन, 1 पुट करेंगे तो आएगा 1/3 माइनस 1। यहाँ पर 3 का क्यूब करेंगे 27/3, 9 हो गया। इधर करोगे 3 का स्क्वायर 9, फिर माइनस का साइन, 2 पुट करोगे यहाँ पर तो 8/3, और 2 का स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 4। तो यहाँ से देखो ब्रैकेट खोलोगे तो यहाँ बाहर माइनस लगा हुआ है, तो -8/3 ये +4 हो जाएगा। ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस बन गए, तो यहाँ जो ब्रैकेट के अंदर है वो साइन वैसे के वैसे ही रहेंगे, ये कैंसिल हो गया। ये आ जाएगा -8/3 और आ जाएगा प्लस में 4। अब देखो यहाँ से जो 8/3 वाले ना, पहले उनको सॉल्व कर लेते हैं। देखो -8/3 -8 यानी -16 हो गया, और +1 तो -15/3 -15/3, 4 और ये 4 8, 8 में से 1 गए 7, इसको सॉल्व करोगे -5 आएगा, -5 + 7 यानी आंसर आ जाएगा 2। यहाँ कहता था वीकली मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग x पेयर ऑफ टेनिस शूज इज गिवन बाय दिस, वेयर cx इज द कॉस्ट इन रुपीज, इफ द फिक्स्ड कॉस्ट आर ₹2000 पर डे, फाइंड द कॉस्ट फंक्शन। तो मार्जिनल कॉस्ट आपको ये दे रखी है, मार्जिनल कॉस्ट की हेल्प से पहले आपको कॉस्ट फंक्शन निकालना है। ठीक है, अब एक स्टूडेंट का मैसेज आया था, सर मार्जिनल कॉस्ट वाले क्वेश्चन में दिक्कत आती है कि कहाँ पर इंटीग्रेशन यूज़ करना है, कहाँ पर डिफरेंशिएशन यूज़ करना है। तो भाई सीधा तरीका ये है कि अगर आपको कॉस्ट दी हुई है और मार्जिनल वैल्यू निकालनी है, यानी मार्जिनल फंक्शन निकालना है, तो डेरिवेटिव करो, और अगर मार्जिनल फंक्शन दे रखा है उससे कॉस्ट या रेवेन्यू निकालना है तो इंटीग्रेशन करो। बस ये चीज़ ध्यान रखो। तो यहाँ मार्जिनल कॉस्ट आपको दे रखी है, कॉस्ट निकालना है तो आपको इंटीग्रेशन करना है मार्जिनल कॉस्ट का, इंटीग्रेशन करना है हमें मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट है 17 + 200 में x + 1, इसका इंटीग्रेशन करो तो 17 का तो आ जाएगा 17x, और इसका आ जाएगा 200 log of x + 1 प्लस में c। और जब आपको फंक्शन ये बताना होगा तो ये जो c है ना, इसको ऐसे नहीं छोड़ देना, c की आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी। वैल्यू निकालने के लिए आपको कुछ ना कुछ कंडीशन दी होगी, जैसे यहाँ पर दिया है कि इसने फिक्स कॉस्ट दे रखी है 2000 पर डे। तो सिर्फ अगर इसने फिक्स्ड कॉस्ट दे रखी है तो मतलब ये कहना चाह रहा है कि आप कुछ भी काम नहीं कर रहे हो, आप कोई प्रोडक्शन नहीं कर रहे हो, लेकिन फिक्स कॉस्ट तो फिर भी देनी पड़ेगी, तो वही आपकी टोटल कॉस्ट बन जाएगी। यानी x की वैल्यू अगर 0 है, मतलब प्रोडक्शन कुछ भी नहीं है, तो उस केस में जो टोटल कॉस्ट होगी वो फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर ही होगी, यानी 2000 होगी। तो आपको फिक्स कॉस्ट यानी कि जो कॉस्ट फंक्शन है उसकी जगह रखना आपको 2000, और यहाँ 0 कर देंगे तो ये तो 0 हो गया। यहाँ पर करेंगे log x + 1, तो log 1 आएगा, log 1 की वैल्यू भी 0 ही होती है, तो c की वैल्यू आ जाएगी 2000। इस वैल्यू को आपको यहाँ पर पुट कर देना है, तो आपके पास कॉस्ट फंक्शन बन जाएगा 17x + में 200 log x + 1 प्लस में c, और c की जगह आ जाएगा 2000। यहाँ पर कहता है, यहाँ भी मार्जिनल कॉस्ट आपको दे रखी है, ये मार्जिनल कॉस्ट हो गई। द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 3 यूनिट इज़ ₹7800। अगर आप 3 यूनिट का प्रोडक्शन करते हो तो कॉस्ट इतनी पड़ रही है, तो कॉस्ट फंक्शन आपको बताना है। तो यहाँ पर भी आपको वैसे स्टार्ट करना है, इंटीग्रेशन कर देंगे x इंटू में √x + 1। अब लेकिन इसका इंटीग्रेशन आप डायरेक्टली कर नहीं सकते क्योंकि ये रूट के अंदर टर्म है, तो इसमें आपको पहले सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ेगा, आपको पुट करना पड़ेगा x + 1 को t,
तो यह आ जाएगा डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। और यहाँ पर जो x है उसको भी चेंज कर देंगे यहाँ से t-1 और ये बन जाएगा रूट टी और dx की जगह dt। इसको मल्टीप्लाई करेंगे t की पावर 3/2 माइनस रूट टी। इंटीग्रेशन करेंगे तो t की पावर आ जाएगा 5/2, यहाँ आ जाएगा 2/5 माइनस t की पावर 3/2, इधर आ गया 2/3 प्लस में c। अब आप t की जगह पर जो पुट किया था वो पुट कर देंगे यहाँ पर, तो कॉस्ट फंक्शन बन जाएगा 2/5 x प्लस 1 की पावर 5/2 माइनस 2/3 x प्लस 1 की पावर 3/2 प्लस में c। अब ये जो कॉस्ट फंक्शन बना हुआ है इसमें c की वैल्यू निकालनी है। अब इस c की वैल्यू निकालने के लिए इसने बताया आपको कि अगर आप 3 यूनिट का प्रोडक्शन करते हो तो आपको 7,800 की कॉस्ट पड़ती है। यानी ये कह रहा है कि x की जगह अगर आप 3 रखते हो तो आप कॉस्ट की जगह रखोगे 7,800। तो इस क्वेश्चन के अंदर कॉस्ट की जगह रखा हमने 7,800 इक्वल्स टू आ गया 2/5 और x की जगह रखा हमने यहाँ पर 3 प्लस 1 4 हो गया, तो 4 की पावर 5/2 प्लस सॉरी माइनस है, फिर 2/3 फिर यहाँ पर आ जाएगा 4 की पावर 3/2 प्लस में c। तो 4 की पावर देखो पहले आप कर लो इसका स्क्वायर रूट, तो 2 आ गया और 2 की पावर 5 हो गया 32। यहाँ पर आ जाएगा 2 की पावर 3 यानी 8 हो गया, 8 2 जा 16। इन दोनों टर्म्स को आप इधर लाओगे 7,800 माइनस 64/5 प्लस 16/3। तो यहाँ से सॉल्व करके आपको मिल जाएगी c की वैल्यू 5 3 जा 15। 15 से इसको मल्टीप्लाई करोगे 15 8 120, 105 और 12 117। यहाँ पर करोगे इसे 3 पे जाएगा, 3 चौक 12, 3 6 18 और 1 19, 5 16 पंजे 80। तो c की वैल्यू आ जाएगी, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, ये आ जाएगा 117,080, उसमें से कर दोगे 192 माइनस, तो 10 माइनस 2 8, 17 माइनस 9 8, 9 माइनस 1 फिर 8, यहाँ आ जाएगा 6 1 1। तो ये c की वैल्यू आएगी, पूरी तो कटेगी नहीं, तो ऐसे ही रहने देना। तो हमारे पास जो ये आंसर है ये क्या बन जाएगा, ऐसे cx इक्वल्स टू 2/5 x प्लस 1 की पावर 5/2, 2/3 x प्लस 1 की पावर 3/2 और c की जगह आ जाएगा 116,888/15। ये हमारा फाइनल आंसर बनेगा। तो ये मार्जिनल कॉस्ट वाले जो क्वेश्चन है, मार्जिनल कॉस्ट या मार्जिनल रेवेन्यू, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ज़रूर आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, ये बिल्कुल छोड़ के मत जाना, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस ज़रूर आपको प्रैक्टिस कर लेना, यहाँ से पूरे चांस है आने के। यहाँ पर सेम टाइप है, बस मार्जिनल कॉस्ट की जगह मार्जिनल रेवेन्यू है, बिल्कुल सेम कंसेप्ट रहेगा, आप बड़े इजीली कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मार्जिनल रेवेन्यू दे रखा है तो रेवेन्यू पूछ रहा है, तो सेम वही काम करेंगे हम, रेवेन्यू निकालने के लिए इंटीग्रेशन करेंगे मार्जिनल रेवेन्यू का। तो 80 प्लस 20x, 80 प्लस 20x प्लस 3x स्क्वायर, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करते हैं तो ये आ जाएगा 80x प्लस 20x स्क्वायर बाई 2, 3x क्यूब बाई 3, इससे कैंसिल, इससे 10 पर चला जाएगा। तो जो रेवेन्यू फंक्शन है ये आ गया 80x प्लस 10x स्क्वायर और यहाँ पर आ गया x क्यूब प्लस में c। अब जैसे कॉस्ट फंक्शन में c की वैल्यू निकालने के लिए कुछ कंडीशन थी, ऐसे रेवेन्यू में भी होगी, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कोई कंडीशन नहीं दे रखी है। कंडीशन क्या दे रखी है कि अगर ₹240 इसका रेवेन्यू है तो 2 यूनिट की प्रोडक्शन है, तो यानी आप x की जगह रखोगे यहाँ पर 2 और रेवेन्यू की जगह रखोगे 240। तो आपने रेवेन्यू की जगह यहाँ पर रखा 240 और x की जगह आप 2 रखोगे तो ये आ गया 82 जा 160, यहाँ 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4 10 जा 40, यहाँ 2 का क्यूब करोगे आप आ जाएगा 8।
तो 160 प्लस 40 200 हो गया, तो ये 208 बना, 208 को इधर लाके माइनस कर दो, तो सी की वैल्यू आ गई 32। तो जो रेवेन्यू फंक्शन है ये बन गया 80x प्लस 10x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस 32। उसके बाद नीचे क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इसमें कह रहा है मार्जिनल रेवेन्यू, ये आपको दे रखा है, शो दैट द रेवेन्यू फंक्शन इज गिवन बाय दिस, हमें आंसर ये लेकर आना है। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये एक्स स्क्वायर में नीचे भी स्क्वायर ही बनेगा क्योंकि x प्लस 3 का स्क्वायर है। तो आप पहले क्या करोगे, पहले इसको डिवाइड करोगे, डिवाइड करके पहले इसको सिंप्लीफाई करोगे, इसको प्रॉपर रैशनल फंक्शन में कन्वर्ट करोगे। तो ये बना हमारे पास 5x स्क्वायर 30x प्लस में 51। इसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा, नीचे इसका स्क्वायर करके लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस में 9। तो यहाँ पर क्योंकि एक्स स्क्वायर तो ऑलरेडी है ही, तो सिर्फ आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है, साइन चेंज करोगे, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, यहाँ बचेगा आपके पास 6। तो 5 यहाँ पर कोशेंट है, 6 यहाँ रिमाइंडर है, यानी ये वाली जो टर्म है ये क्या बनेगी आपकी, रेवेन्यू निकालोगे तो ये मार्जिनल रेवेन्यू है, इसको हम ऐसे लिखेंगे, 5 तो रिमाइंडर है, 5 कोशेंट है, 6 रिमाइंडर है, और डिनोमिनेटर में ये लिखेंगे, ये मतलब ये लिख दो आप। अब इसका इंटीग्रेशन बड़ा सिंपल हो गया, 5 का तो 5x हो गया, और इसका आप इंटीग्रेशन करोगे जैसे 1/x स्क्वायर का करते हो, तो ये बन जाएगा -6 अपॉन, ये माइनस बनेगा यहाँ पर, -6 अपॉन x प्लस 3 प्लस में c। अब यहाँ पर भी c की वैल्यू नहीं दे रखी है, तो वो तो हमें निकालनी पड़ेगी हर बार, लेकिन यहाँ पर आप देखो कोई कंडीशन नहीं है। इस क्वेश्चन में जैसे कंडीशन दे रखी थी कि 2 यूनिट का प्रोडक्शन करते हो तो 240 आएगा। तो अगर रेवेन्यू वाले फंक्शन में कोई कंडीशन ना हो तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि x अगर 0 है, यानी आप कोई भी काम नहीं कर रहे हो, आप कुछ सेल ही नहीं कर रहे हो, तो रेवेन्यू कहाँ मिलेगा। कॉस्ट तो आपको देनी पड़ती है चाहे आप कुछ भी काम ना करो, लेकिन रेवेन्यू तो नहीं मिलेगा ना। तो अगर कुछ भी आपको कंडीशन नहीं दी है तो इसका मतलब ये कह रहा है कि अगर x 0 है तो रेवेन्यू भी भाई 0 है। तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, यहाँ से आ जाएगा -6 अपॉन में 3। तो c की वैल्यू मिल गई यहाँ पर 2। तो c की वैल्यू यहाँ पर आप डाल दोगे तो रेवेन्यू फंक्शन बना 5x माइनस 6 अपॉन x प्लस 3, और c की जगह आ गया 2। तो एक तरह से हमारे पास आंसर तो आ गया है, लेकिन अगर क्वेश्चन में प्रूव करने को बोला तो आपको वही लाना पड़ेगा। तो देखो 5x चाहिए, 5x हमारा आया हुआ है, तो यानी ये वाली टर्म लाने के लिए आपको इन दोनों को सॉल्व करना है। अब इन दोनों को सॉल्व कैसे आप कर सकते हो, जब आप एलसीएम लोगे, एलसीएम में तो आ जाएगा x प्लस 3, तो यहाँ तो आ जाएगा -6 और इधर आ जाएगा 2x प्लस में 6। इनके बीच में कनेक्ट करने के लिए प्लस साइन लगा देते हैं। ये वाला माइनस तो हमने यहाँ 6 के साथ ले लिया है, इसलिए यहाँ माइनस मत लगा देना, ये हो जाएगा कैंसिल। तो अब आपके पास देखो आंसर आ गया 5x प्लस में 2x अपॉन में x प्लस 3, और यही हमें यहाँ पर प्रूव करना था। तो ये 4 क्वेश्चन जो मैंने कराए ना, बिल्कुल इसी टाइप के 4 क्वेश्चन और कर लेना, मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट वाले, आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। कुछ और इसमें ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी जो अगली एक्सरसाइज आती है हमारी, जिसमें प्रोड्यूसर सरप्लस और कंज्यूमर सरप्लस आते हैं, तो उसमें भी 2-3 क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, 2-3 क्वेश्चन आप इस टाइप की और कर लेना, ये एक्सरसाइज भी आपकी कंप्लीट। अब देखिए यहाँ पर कंज्यूमर सरप्लस आपसे पूछ रहा है, डिमांड फंक्शन आपको ये दिया हुआ है और प्राइस आपको दिया हुआ है 19 यूनिट। तो जो प्राइस आपको दिया होगा, या प्राइस दे रखा होगा, या आपको नंबर ऑफ यूनिट दी होगी, मतलब x दिया होगा, उन दोनों में से जो भी वैल्यू दे रखी होगी उसको डिमांड फंक्शन में पुट करके दूसरी वैल्यू निकाल लो। तो अगर हम पी नोट की जगह 19 पुट करते हैं, पी नोट मतलब प्राइस, तो सीधा प्राइस की जगह 19 पुट करोगे तो ये बन जाएगा 25 माइनस एक्स स्क्वायर। सबको इस तरफ ले आओ, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये आ गया। तो x के फैक्टर करोगे, एक आ जाएगा x प्लस 3 और दूसरा आ जाएगा x माइनस 2। अब x की वैल्यू एक -3 आएगी और एक +2 आएगी। अब x यहाँ पर नंबर ऑफ कमोडिटी है, यानी आप प्रोडक्शन कितना कर रहे हो, तो प्रोडक्शन कभी भी नेगेटिव तो हो नहीं सकता ना, तो इसलिए जो -3 है इसको आप कैंसिल कर देना, सिर्फ x की वैल्यू 2 बचेगी। यानी इससे हमारे पास क्या आ गया, अगर पी नोट आपको दे रखा था 19, तो x नोट की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2। अब आपको निकालना है कंज्यूमर सरप्लस। तो कंज्यूमर सरप्लस का जो फार्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग आप 0 to x नोट लिखेंगे, फिर डिमांड फंक्शन यहाँ पर, और माइनस कर देंगे x नोट इंटू में पी नोट।
तो लिमिट आ गई 0 to 2। आपके पास डिमांड फंक्शन था 25 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स नॉट इंटू में पी नॉट। तो यहाँ आ गया 25x, इधर से आ गया माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 और ये आ गया माइनस एक्स क्यूब बाई 3। लिमिट आ गई 0 to 2 माइनस 38। अब पहले यहाँ लिमिट अप्लाई करो, 25 2 जा 50, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 4 बाई 2 2 कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 8 बाई 3। अगर आप 0 पुट करोगे इन तीनों में से किसी में तो 0 ही रहेगा, माइनस 38। तो 50 माइनस 2 48 आ गया, 48 में से 38 माइनस करोगे तो 10 आ जाएगा, यानी ये बनेगा 10 माइनस 8/3। तो आ जाएगा 30 माइनस 8 यानी 22/3। ये बन जाएगा आपका कंज्यूमर सरप्लस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, यहाँ कहता था डिमांड फंक्शन फॉर ए कमोडिटी इज दिस। यहाँ डिमांड फंक्शन आपको ये दिया हुआ है, कंज्यूमर सरप्लस निकालना है आपको, प्रीवेलिंग मार्केट प्राइस यहाँ पर आपको दिया हुआ है 5। तो आप पी की जगह यहाँ पर आप 5 पुट कर दो, तो 10/x प्लस 1, तो 5 से कैंसिल हो गया, इसको इधर लाओ, x प्लस 1 इक्वल्स टू 2, यानी x की वैल्यू आ गई 1। यानी इसका मतलब हो गया अगर पी नोट आपको 5 दे रखा है तो x नोट की वैल्यू मिल गई 1। अब कंज्यूमर सरप्लस पूछता है, तो 0 to 1, ये आपके पास डिमांड फंक्शन आ गया, माइनस एक्स नॉट पी नॉट। तो इसका इंटीग्रेशन आप करोगे, आ जाएगा 10 log x प्लस 1, लिमिट लगा दोगे 0 to 1 माइनस 5। तो जब आप 1 पुट करोगे यहाँ पर तो आ जाएगा 10 log 1 प्लस 1 2, माइनस का साइन 10 log 1। log 1 की वैल्यू 0 होती है तो ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा, तो आंसर बनेगा 10 log 2 माइनस 5। ये कंज्यूमर सरप्लस आ जाएगा। log 2 की वैल्यू इसमें जो कैलकुलस के क्वेश्चन होते हैं उसमें log 1 की वैल्यू नहीं दी होती है, आप इसको ऐसे ही छोड़ देना। अगर दे दी हो वैल्यू बाई चांस तो पुट कर देना। अब प्रोड्यूसर सरप्लस निकालेंगे, उसका भी कंसेप्ट सेम है, बस फार्मूले में क्या हो जाएगा, थोड़ा सा चेंज होगा फार्मूले में, बाकी चीज़ें सेम है कि प्राइस अगर 10 है तो यहाँ प्राइस की जगह आप 10 पुट कर दो और यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लो। तो इसको 10 को इधर लाओ, फैक्टर बनाओ, x की वैल्यू एक तो -5 आएगी और एक +1 हो गई, तो माइनस वाली फिर कैंसिल करो। तो यहाँ से ये कहता है कि प्राइस आपको अगर 10 दिया हुआ है तो उस केस में x नोट आ गया 1। अब प्रोड्यूसर सरप्लस का फार्मूले में क्या होता है, पहले x नोट पी नोट आ जाएगा, बाद में 0 to x नोट और डिमांड सप्लाई फंक्शन आ जाएगा। तो x नोट 1 आ गया, ये 10 हो गया, 0 to 1 और सप्लाई फंक्शन आपको दे रखा है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस में 5। ये हो गया 10 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 4x स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस में 5x, लिमिट आ गई 0 to 1। तो ये आ गया 10 माइनस 1 पुट करोगे यहाँ 1/3, यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा, इधर 5 आ गया, और 0 पुट करोगे इनमें से किसी में भी तो क्योंकि x सब जगह है तो वो 0 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 10 माइनस 1/3 और 5 प्लस 2 7, ब्रैकेट खुलेगी तो -7, तो 10 माइनस 7 3 माइनस 1/3, तो आंसर आ जाएगा 8/3। तो ये बन गया आपका प्रोड्यूसर सरप्लस। अब ये प्रोड्यूसर सरप्लस या कंज्यूमर सरप्लस, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपका डेफिनेटली इसमें आएगा। तो लास्ट की जो 2 एक्सरसाइज है ना, आप कुछ और करो मत करो इंटीग्रल में से, लेकिन लास्ट की जो 2 एक्सरसाइजेज हैं वो आप ज़रूर कर लेंगे तो आपको मैं कहूँगा कि 4-5 नंबर तो आपको बड़े आराम से बन जाएंगे। और जो सारा कर रहा है उसके लिए तो बढ़िया है कि सारा का सारा करो और पूरे के पूरे नंबर लेकर आओ। अब इसमें आगे बस ये यहीं पर ही हम ख़त्म करते हैं। आपके एग्ज़ाम के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।